अगर मैं आपसे कहूँ आज से ठीक 150 साल पहले किसी बच्चे को डायबिटीज होना उसके लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? कल्पना कीजिए साल 1915 की एक 10 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा है। लेकिन वह बच्चा नहीं लग रहा, वह बच्चा एक चलता फिरता कंकाल है। उसकी हड्डियां उसकी चमड़ी को फाड़ कर बाहर आने को बेताब हैं। वह आपसे एक घूंट पानी मांगता है, आप उसे पानी देते हैं, लेकिन उसके शरीर की हालत ऐसी है कि वह उस पानी की एक बूंद को भी सोख नहीं पाता। वह पानी प्यास बुझाने की बजाय उसे अंदर से और खोखला करता चला जाता है। डॉक्टर आपके पास आते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, इसे और खाना मत देना, इसे भूखा रहने दो, क्योंकि खाने का हर निवाला इसकी मौत को और करीब ले आएगा। इसे एलन डाइट कहते हैं, यानी मौत को टालने के लिए बच्चे को धीरे धीरे भूखा मारना। डॉक्टर फ्रेडरिक एलन ने ही इस भूख वाले इलाज को मशहूर किया था। उस दौर में मौत इतनी खामोश थी कि बच्चा बाल्टी भर भर के पानी पीने के बाद भी प्यासा रहता था और धीरे धीरे एक चलता फिरता कंकाल बन जाता था। क्या आप सोच सकते हैं उन बेबस माता पिताओं के बारे में जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर भूखा मरते देख रहे हैं ताकि वह बीमारी से ना मरे? उस दौर में डायबिटीज कोई बीमारी नहीं बल्कि एक धीमा कत्ल थी। आज से लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले जब मॉडर्न साइंस का नामो निशान नहीं था, तब भारत के महान वैद्यों महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक ने इस बीमारी को गहराई से समझा। उन्होंने इसका नाम दिया मधुमेह। उन्होंने देखा कि कुछ मरीजों के पेशाब की ओर काली चींटियां और मक्खियां खींची चली आ रही हैं। उन्होंने इसे शहद जैसा पेशाब कहा। वह इसे शकरा के बजाय ओज का शय या मूत्र में मधु आना कहते थे। उन्होंने इसके 2 मेन पॉइंट्स बताए जो आज का मॉडर्न साइंस अब मान रहा है। पहला है सहज मधुमेह, जो जन्मजात होता है, जिसे आज हम टाइप 1 कहते हैं। उन्होंने कहा था कि यह बीज दोष के कारण होता है। महर्षि सुश्रुत ने इसे सहज कहा था, जिसका अर्थ ही जन्म से होता है। आज का मॉडर्न साइंस हैरान है कि हजारों साल पहले उन्होंने जीन्स के कंसेप्ट को बीज दोष के रूप में पहचान लिया था। दूसरा है अपथ्य निमित्तज, जो आलस, अत्यधिक भोजन और शारीरिक मेहनत ना करने से होता है, जिसे आज हम टाइप 2 कहते हैं। उन्होंने इसके इलाज में सुझाव दिया था कि जो अमीर और आलसी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें कुआं खोदने जैसे कठिन काम करने चाहिए। ये बिना जूतों के लंबी यात्राएं करनी चाहिए ताकि उनके शरीर का ज्यादातर मैद जल सके। उन्होंने अश्वंतक और शिलाजट्टू जैसी जड़ी बूटियों का जिक्र किया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं रुकी। कुछ सदियों बाद रोमन साम्राज्य के महान डॉक्टर अटेरियस ऑफ कैपाडोसिया ने इस बीमारी को एक खौफनाक नाम दिया, जो था डायबिटीज। डायबिटीज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है साइफन या निचोड़ना। अटेरियस ने लिखा था कि यह बीमारी शरीर के मांस और हड्डियों को पानी में पिघलाकर निचोड़ देती है। उन्होंने देखा कि मरीज जितना पानी पीता है उससे कहीं ज्यादा उसका शरीर बाहर निकाल देता है, जैसे कि उसका शरीर ही घुल रहा हो। रोमन साम्राज्य को बीमारी का नाम तो मिल गया था, लेकिन इलाज अभी सदियों दूर था। अब कहानी मोड़ लेती है 14 नवंबर 1891 की ओर। कर्नाटक के ओंटारियो के एलिस्टन में एक साधारण सा फार्म हाउस। यहाँ जन्म हुआ फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग का। फ्रेडरिक का बचपन बहुत सीधा साधा था। वह 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। वह कोई जीनियस बच्चे नहीं थे। स्कूल में वह इतने शर्मीले थे कि अक्सर टीचर उन्हें कमजोर समझते थे। उनके पिता विलियम बेंटिक एक बहुत ही धार्मिक और अनुशासित व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा चर्च में पादरी बने। फ्रेडरिक ने अपने पिता के सम्मान में डिवाइनिटी की पढ़ाई शुरू भी की थी, लेकिन उनका मन वहाँ कभी नहीं लगा। वे पहले ही साल फेल हो गए। यह असफलता उनके जीवन का पहला बड़ा धक्का थी, लेकिन फ्रेडरिक हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने पिता से बगावत की और मेडिकल साइंस की ओर कदम बढ़ाया। 1912 में उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1916 में युद्ध की भीषण स्थिति को देखते हुए बेंटिंग और उनकी पूरी क्लास को समय से पहले ही ग्रेजुएट कर दिया गया, ताकि उन्हें तुरंत सेना में डॉक्टर के तौर पर भेजा जा सके। बेंटिंग को फ्रांस के मोर्चे पर सैन्य डॉक्टर के रूप में भेजा गया। 1918 की कैम्ब्राई की लड़ाई चल रही थी। हवा में जहरीली गैस थी, चारों तरफ तोप के गोले गिर रहे थे। अचानक एक गोला बेंटिंग के करीब फटता है। एक नुकीला टुकड़ा उनकी दाईं बाह को चीरता हुआ निकल जाता है। उन्हें तुरंत पीछे भेजने का आदेश मिला, लेकिन बेंटिंग ने साफ कहा, मर जाऊंगा पर घायलों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी जख्मी हाथ के साथ वह अगले 17 घंटों तक बिना रुके दूसरे घायल सैनिकों की जान बचाते रहे। इस वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्राउन से नवाजा गया। युद्ध से लौटकर बेंटिंग ने ओंटारियो के लंदन शहर में अपनी छोटी सी सर्जरी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। पूरे महीने की मेहनत के बाद उनकी कमाई सिर्फ $4 थी। वह आर्थिक तंगी में थे। घर के खर्चे चुकाने के पैसे भी नहीं थे। वह घंटों तक क्लिनिक में मरीजों का इंतजार करते रहते थे। इसी हताशा और खाली समय में वह वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ाने लगे। बेंटिंग कोई रिसर्च स्पेशलिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि हमारे पेट में मौजूद एक छोटा सा अंग पैंक्रियास के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो शुगर को काबू कर सकता है। उन्हें पता चला कि अग्नाशय के अंदर छोटे छोटे टापू जैसे हिस्से होते हैं जिन्हें आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। 31 अक्टूबर 1920 की वो सर्द रात बेंटिंग अगले दिन के लेक्चर के लिए पैंक्रियास पर रिसर्च कर रहे थे। अचानक उन्होंने डॉक्टर मोसेस बैरन का एक मेडिकल पेपर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि पैंक्रियास के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। बेंटिंग के दिमाग में एक पागल आइडिया आया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस पर 3 लाइन लिखी। पहली थी, कुत्तों के पैंक्रियास की नली बांध दो।
दूसरी 6 से 8 हफ्ते इंतजार करो जब तक पैंक्रियाज सूख न जाए। और तीसरी लाइन ये थी, उस सूखे हुए हिस्से से जो अर्क निकले उसे निकाल लो। यही वो यूरेका मोमेंट था। उन्हें नहीं पता था कि ये 3 लाइन उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बनाने वाली हैं। बैटिंग अपना आइडिया लेकर टोरंटो यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर JJR मैकलियोड के पास पहुंचे। मैकलियोड ने बैटिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, दुनिया भर के फिजियोलॉजिस्ट इसमें फेल हो चुके हैं, तुम एक मामूली से सर्जन हो, क्या तुम्हें रिसर्च का आर्ट भी पता है? लेकिन बैटिंग की आंखों में वो मिलिट्री वाली जिद थी। मैकलियोड ने पीछे छुड़वाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी चूहे वाली और छत के नीचे वाली एक घुटन भरी लैब दे दी और साथ में मिला एक 21 साल का स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट। मई 1921 लैब में कड़ाके की गर्मी थी। वहां ना पंखे थे न वेंटिलेशन। बैटिंग और बेस्ट ने काम शुरू किया। उनके पास कुत्तों को खरीदने के पैसे नहीं थे। बैटिंग अपनी कार बेच आए। वे खुद सड़कों पर जाकर आवारा कुत्तों को पकड़ते और उन्हें लैब में लेके आते। एक्सपेरिमेंट बहुत दर्दनाक थे। वे कुत्तों का ऑपरेशन करते, उनकी नलियां बांधते और हफ्तों इंतजार करते। कई कुत्ते इन्फेक्शन से मर जाते, उनके कपड़ों पर खून के धब्बे होते और आंखों में नींद की कमी। जुलाई 1921 के अंत में उन्होंने डॉग नंबर 33 के पैंक्रियाज से एक मटमैला तरल पदार्थ निकाला। बैटिंग ने इसे आइलेटिन नाम दिया, लेकिन मैकलियोड ने इंसुलिन नाम चुना। असल में साल 1910 में ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट सर एडवर्ड शार्प शेफर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पैंक्रियाज में ऐसा कोई पदार्थ है और उन्होंने उसका नाम इंसुलिन सुझाया था। मैकलियोड ने उसी पुराने सुझाव को सम्मान देते हुए इसका नाम फाइनल किया, क्योंकि ये लैटिन शब्द इंसुला से बना है, जिसका मतलब होता है द्वीप, यानी पैंक्रियाज के वह छोटे टापू जहाँ से ये निकलता है। ये बात यह दर्शाती है कि बैटिंग से पहले भी वैज्ञानिक इस अज्ञात तत्व के बारे में थ्योरी दे रहे थे। जब बैटिंग और बेस्ट अपनी लैब में एक के बाद एक प्रयोग कर रहे थे, तब कई कुत्ते इन्फेक्शन या सर्जरी की वजह से मर रहे थे। डॉग नंबर 33 एक काले रंग की कोली मिक्स फीमेल डॉग थी। वैज्ञानिकों ने उसका पैंक्रियाज पूरी तरह निकाल दिया था ताकि उसे डायबिटीज हो जाए। बिना पैंक्रियाज के उसका शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा और वे मौत के करीब पहुंच गई। जब बैटिंग ने अपना तैयार किया हुआ अर्क उसे इंजेक्ट किया तो चमत्कार हुआ। कुछ ही घंटों में जो कुत्ता हिल भी नहीं पा रहा था वह अचानक खड़ा हो गया। उसने पूंछ हिलाई और खाना खाने लगा। उसका ब्लड शुगर लेवल 0.20% से गिरकर 0.12% पर आ गया था। बैटिंग ने अपनी डायरी में लिखा था कि उस समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बाकी कुत्ते कुछ ही दिन जिंदा रह पा रहे थे, लेकिन मार्जरी ने इतिहास रच दिया। वह लगातार 70 दिनों तक जिंदा रही। ये पहली बार था कि जब मेडिकल साइंस ने साबित किया कि पैंक्रियाज के बिना भी सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देकर भी किसी को जिंदा रखा जा सकता है। बैटिंग को उस कुत्ते से लगाव हो गया था। वह उससे अक्सर लैब से बाहर टहलाने ले जाते थे। वह लैब के अंदर एक मरीज नहीं बल्कि उनकी पार्टनर बन गई थी। बैटिंग ने अपनी कार बेच दी थी ताकि वे मार्जरी और बाकी कुत्तों के लिए खाना और दवाएं खरीद सके। मार्जरी की डेथ डायबिटीज से नहीं हुई थी। असल में लैब में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और सुइयां उस समय बहुत ही खराब और इम्प्योर होती थीं। लगातार इंजेक्शन लगने की वजह से मार्जरी के शरीर पर घाव हो गए थे। एक्सट्रैक्ट की कमी के कारण उसे बचाया नहीं जा सका और उसका अंत हो गया। और अब समय था ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट करने का। जनवरी 1922 में टोरंटो जनरल हॉस्पिटल के बच्चों के वार्डर में मौत का साया छाया हुआ था। दर्जनों बच्चे डायबिटिक कोमा में थे और उनके माता पिता बस अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। दिसंबर 1921 में 14 साल का लियोनार्ड थॉम्सन टोरंटो जनरल हॉस्पिटल के वार्ड में भर्ती हुआ। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे इंसान कहना भी मुश्किल था। उसका वजन गिरकर सिर्फ 29 किलो रह गया था। उसके बाल झड़ रहे थे। उसकी सांसों से सड़े हुए फलों की गंध आ रही थी और वह डायबिटिक कोमा की कगार पर था। उसके पिता बस उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। बैटिंग और बेस्ट ने कुत्तों पर तो सफलता पा ली थी, लेकिन इंसान पर एक्सपेरिमेंट बाकी था। 11 जनवरी को लियोनार्ड को पहला इंजेक्शन दिया गया। बैटिंग ने अपनी कच्ची लैब में जो अर्क बनाया था वह अशुद्ध था। इसका नतीजा ये हुआ, लियोनार्ड की शुगर लेवल में बहुत कम गिरावट आई, लेकिन उसकी खाल पर भयंकर एलर्जी और फोड़े हो गए। एक्सपेरिमेंट को तुरंत रोकना पड़ा। ऐसा लगा कि बैटिंग हार गए। यहीं पर टीम के तीसरे मेंबर बायोकेमिस्ट जेम्स कोलिप का रोल आता है। बैटिंग का अर्क अशुद्ध था क्योंकि उसमें पैंक्रियाज के दूसरे प्रोटीन भी मौजूद थे जो एलर्जी कर रहे थे। जेम्स कोलिप ने अपने समझ से अल्कोहल का इस्तेमाल किया और उस अर्क को इतना शुद्ध किया कि वो सीधा खून में जाकर जादू कर सके। 11 जनवरी को पहला इंजेक्शन फेल होने के बाद कोलिप ने अगले 12 दिन और रात लैब में ही गुजारे। यहाँ तक कि वे अर्क को शुद्ध करने की कोशिश में कई बार लैब के फर्श पर ही सो गए। तब जाकर 23 जनवरी को वह शुद्ध अमृत तैयार हुआ। 23 जनवरी को लियोनार्ड को फिर से इंजेक्शन दिया गया। इस बार दवा शुद्ध थी और फिर चमत्कार हुआ। लियोनार्ड का ब्लड शुगर लेवल 520 से गिरकर 120 नॉर्मल पर आ गया। जो बच्चा हफ्तों से होश में नहीं था उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने खाना मांगा और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अस्पताल के उस वार्डर में जहाँ माता पिता अपने बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे थे, वहाँ अचानक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लियोनार्ड को मरना था, लेकिन वह अगले 13 साल तक और जिंदा रहा। लियोनार्ड थॉम्सन की मौत 1935 में निमोनिया से हुई, डायबिटीज से नहीं। बैटिंग ने हमेशा एक बात साफ रखी, इंसुलिन डायबिटीज का इलाज नहीं है, यह सिर्फ एक ट्रीटमेंट है।
उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी थी कि इंसुलिन के भरोसे मत बैठो, एक दिन हमें इसका पक्का इलाज ढूंढना ही होगा। ये वैज्ञानिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इंसुलिन शरीर को संभालता है, बीमारी खत्म नहीं करता। कहा जाता है कि जब बैटिंग और उनकी टीम उस वार्ड में पहुंची तो वहां का नजारा किसी फिल्म जैसा था। एक के बाद एक बच्चों को इंजेक्शन दिए गए और जो बच्चे कोमा में थे वह ऐसे जागने लगे जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। लियोनार्ड के साथ एक और चमत्कार हुआ। एलिजाबेथ ह्यूजेस, वह अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बेटी थी। जब वह टोरंटो पहुंची तो उसका वजन 20 किलो था। इंसुलिन ने उसकी जान बचाई और वह 74 साल की उम्र तक सामान्य जिंदगी जी सकी। इसने साबित कर दिया कि इंसुलिन सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है। लैब में सफलता तो मिल गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि इंसुलिन की एक एक बूंद बनाने में हफ्तों लग रहे थे। तब दुनिया की दिग्गज कंपनी एली लिली और टोरंटो यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता हुआ। एली लिली ने इंसुलिन को बड़े पैमाने पर बनाना शुरू किया ताकि ये सिर्फ एक लैब का प्रयोग न रहकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। इंसुलिन की खोज के बाद दुनिया की बड़ी दवा कंपनियां बैटिंग के पास आई, लेकिन बैटिंग ने जो किया वह आज भी गौरव का विषय है। उन्होंने और उनकी टीम ने इंसुलिन का पेटेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को महज $1 यानी कुल $3 में सौंप दिया। यानी बैटिंग, बेस्ट और कोलिप तीनों ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत सिर्फ $3 में दुनिया को दान कर दी। अक्सर लोग सिर्फ $1 कहते हैं, लेकिन असल में तीनों रिसर्चर्स ने $1 लिया था। बैटिंग ने कहा था इंसुलिन मेरा नहीं है, यह दुनिया का है। उन्होंने चाहा कि यह दवा इतनी सस्ती हो सके कि गरीब से गरीब माता पिता भी अपने बच्चों को बचा सकें। 1923 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेडरिक बेंटिंग आज मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक हैं। वह तब सिर्फ 32 साल के थे। लेकिन नोबेल कमेटी ने बेटिंग के साथ प्रोफेसर JJR मैकलियोड को भी चुना, जिन्होंने शुरुआत में उनके आइडिया का मजाक उड़ाया था। लेकिन चार्ल्स बेस्ट, जिन्होंने बेटिंग के साथ भूखा रहकर अपनी कार बेचकर काम किया था, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। बेटिंग इस अन्याय से नाराज थे। उनके सबसे करीबी साथी चार्ल्स बेस्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। बेटिंग इस फैसले से इतने नाराज थे कि उन्होंने शुरुआत में पुरस्कार लेने से ही इनकार कर दिया था। बाद में दोस्तों को समझाने पर वह पुरस्कार लेने गए, लेकिन अपना आधा नोबेल पुरस्कार का पैसा चार्ल्स बेस्ट को दे दिया। उनकी इस ईमानदारी को देखकर प्रोफेसर मैकलियोड ने भी अपने हिस्से की आधी इनामी राशि जेम्स कोलिप के साथ बांट ली। यह उनकी ईमानदारी और साथियों के प्रति लॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रमाण था। वह ये चाहते थे कि क्रेडिट उन सभी लोगों को मिले जिन्होंने इस चमत्कार को संभव बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। बेटिंग फिर से देश की सेवा में कूद पड़े। 20 फरवरी 1941 को टॉप सीक्रेट वॉर मिशन फ्रैंक्स फ्लाइंग सूट की टेस्टिंग के लिए उनका विमान एक लॉकहीड हडसन बॉम्बर था। न्यू फाउंडरलैंड के बर्फीले जंगलों के ऊपर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनके विमान के दोनों इंजन अचानक खराब हो गए। पायलट कैप्टन जोसेफ मैकी ने मजबूरन क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन विमान पूरी तरह क्रैश हो गया। 2 क्रू मेंबर, नेविगेटर और रेडियो ऑपरेटर तो तुरंत मारे गए। बैटिंग और पायलट मैकी क्रैश से बच गए। वह गंभीर चोटों और भीषण ठंड से कई घंटों तक लड़ते रहे। घायल हालत में वह कुछ घंटे और जिंदा रहे, लेकिन बचाव टीम समय पर नहीं पहुंच सकी। पायलट कैप्टन जोसेफ मैकी, जो अकेले बच पाए, ने जितना हो सका उनके अंतिम घंटों में उनकी देखभाल की। कैप्टन मैकी ने बताया था कि अपने अंतिम समय में बेंटिंग अर्धबेहोशी की हालत में भी अपने मिशन के बारे में बड़बड़ा रहे थे। अंत में 21 फरवरी 1941 की सुबह बेंटिंग ने अपनी अंतिम सांस ली। महज 49 साल की उम्र में दुनिया ने उस महान इंसान को खो दिया जिसने करोड़ों डायबिटीज रोगियों को नई जिंदगी दी थी। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया भर में लगभग 53 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। भारत को आज भी डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है, लेकिन वे आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं तो फ्रेडरिक बेंटिंग के उस $1 के त्याग की वजह से। बेंटिंग का जन्मदिन 14 नवंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है और इत्तेफाक देखिए भारत में इसी दिन चिल्ड्रंस डे भी होता है। बेंटिंग ने अपनी पूरी खोज उन बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया था। कनाडा के लंदन ओटारियो में आज भी एक उम्मीद की लौ जल रही है। इसे 1989 में द मदर क्वीन एलिजाबेथ ने जलाया था। इस लौ के साथ एक शर्त जुड़ी है, यह लौ तब तक जलती रहेगी जब तक डायबिटीज का पक्का इलाज नहीं मिल जाता, और जिस दिन वह इलाज मिलेगा दुनिया के उस महान वैज्ञानिक को यह सम्मान दिया जाएगा कि वह अपने हाथों से इस लौ को हमेशा के लिए बुझा दे। स्टार्टिंग में मैंने आपसे डेथ वारंट की बात की थी। आज वह वारंट एक रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। बेंटिंग ने हमें सिखाया है कि महानता इसमें नहीं कि आपने कितना धन बटोरा, बल्कि इसमें है कि आपने दुनिया को क्या दिया। अगली बार आप किसी बच्चे को हंसता हुआ देखें तो याद रखिए कि उस मुस्कान के पीछे एक सिपाही का खून, एक वैज्ञानिक का पसीना और भारत के प्राचीन ऋषियों का आशीर्वाद छिपा है, और कुछ बेजुबान जानवरों की खामोश कुर्बानियां जिन्होंने दर्द सहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अगर आज आप या आपका कोई चाहने वाला डायबिटीज के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा है तो कमेंट में डॉक्टर बेंटिंग, उनकी टीम और उन बेजुबान जानवरों को एक थैंक यू जरूर लिखें, और इस कहानी को शेयर जरूर करें ताकि लोग जान सकें कि $1 के पेटेंट ने करोड़ों जानें कैसे बचाई।
मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया जरूर जाना होगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत कह दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहे इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर और आपके लिए आज के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें।